अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक काम की बात से करते हैं और काम की बातें जो है वो बताने का हमने जो बेड़ा उठाया है उसको मुकम्मल करते हैं आज के प्रोग्राम के लिए। ये जो आपके हाथ में है ये पेन है, ये भी पेन है। पेंसिल देखिए आपने कहाँ? पेंसिल जो नॉर्मली पेंसिल होती है, ठीक है जी। अब पेंसिल जो है उसको कारामत बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? शार्पन ढूंढो। शार्पन होना। अच्छा, जो शार्पन होना जो है वो क्या छीलना होता है वो पेंसिल को बुनियादी तौर पर? रगड़ना उसे, उसको खुरचना, उसका जो है वो उसकी खाल उतारना, एक तरीके से तराश खराश करना। यानी उसको बेसिकली वो अगर पेंसिल जो है वो थोड़ी सी भी जज्बात रखती तो उसके लिए ये मुश्किल होता कि वो उससे जो है उसको तकलीफ होती। तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो भी पेंसिल की तरह है कि जब उसने कारामत बनना होता है तो फिर उसको मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात को जब वो अबूर करता है तो फिर वो बनता है फिर कारामत इंसान। ये है पेंसिल और इंसानी ज़िंदगी की मिसाल। कैसी लगी? अच्छी लगी। कैसा? अच्छा। कैसा? और क्या 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 वाह वाह, मजेदार, क्या बात है। देखे ये है बातें जो मेरे अक़वाले ज़र्री हैं। ये लोग लिख रहे हैं, ये लिख कर जब किताब बनेगी ना इसकी जो है ना वो रावी वो लिखा जा रहा है। कारी तो पढ़ेंगे उसको। हाँ, कारी पढ़ेंगे, रावी लिख रहे हैं और वो रावी और कारी दोनों की जो है ना वक्त की किल्लत से वो बेचारे सर नहीं उठा सक रहे। इस कदर अक़वाले ज़र्री रोजाना की बुनियाद पर आते हैं कि क्या मतलब लिखा जाए और क्या छोड़ा जाए। ये उनके लिए बड़ा शशोपंच का मकाम। और क्या, उनकी भी पेंसिलें बस खत्म होने लगी हैं, आखिर में रह जाती थी ना स्कूल में छोटी सी। अच्छा, सबसे छोटी पेंसिल से आपने कितनी छोटी पेंसिल से लिखा है? मैंने इतनी से तो लिखा है। हाँ, इतनी से लिखना वो एक थोड़ा टेक्निकल काम है, मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। लेकिन ये और वो ये भी देखे अक़वाले ज़र्री बन गया। हाँ। चाहे कितनी भी छोटी चीज हो जाए उसकी कारामत जो है वो होती है। बिल्कुल काम की वो होती है। कोई चीज बेकार नहीं कुदरत के कारखाने में। वो क्या था, वो कोई शेर था इस तरह का, ऐसा याद है। तो वो जरूरी है ये हाँ। कि आप छोटी छोटी चीजों को भी जो है वो इस नजर से देखें कि उनके अंदर से कोई ना कोई काम निकाल लें। मगर बहरहाल ज़िंदगी में अगर आपने कारामत बनना है तो उसके लिए मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आपने अबूर करना है उन मुश्किलात को और फिर आपने आगे बढ़ के ये साबित करना है कि आप दुनिया के लिए कारामत तरीन इंसानों में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं अपनी कारामत कर दूं एक मौसम बता के। बता दूं? ठीक है, चले जी मौसम बताते हैं आपको और मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं, बताते हैं कि क्या मामला है मौसम के। इस्लामाबाद में है जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद लाहौर में कम से कम 11, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है कराची में आपको देखें कम से कम 19 मिल रहा है टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा 33 मिल रहा है टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा यही है, हर जगह आपको यही नज़र आ रहा है। पेशावर में कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कोयटा कम से कम है 4 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हर जगह सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। वैसे तो अब वैसे सूरज की गर्मी में ज़रा कमी वाक़ई हो गई है ड्यू टू द वेदर चेंज। ये देख लेना, ये आज हम क्या ऊपर सब स्वेटर पहनकर जो मैं मैंने ज़रा कैजुअली मैंने कहा यार देखें मैं हूँ तो मैं यंग बॉय ही, लेकिन ये कि ज़रा उस मोड में आने के लिए ना आपको कभी कभी कपड़ों का सहारा लेना पड़ता है, वरना लोग जब आपको ज़्यादा फॉर्मल देख रहे होते हैं तो कहते हैं भाई ये तो बड़े फॉर्मल लोग हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि जो मेरे दिल की हालत है रेड और यंग, उसी तरीके से मैं अपने आप को नोचा हुआ बेचारा। नोचा हुआ मतलब परेशान हाल, मुरझाया हुआ। वो तो है, हाय ना पूछे, छोड़े बस रहने दे। ये दुखड़े जो है वो अब कहीं और जाके जो है वो रोएंगे हम। आप स्टोरीज की तरफ आए। स्टोरीज की तरफ चलते हैं नाजरीन, और पहली जो स्टोरी है वो आपको सुनाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारे हुंजा से ताल्लुक रखती है। अच्छा। और हमारे हुंजा को प्रमोट करने के लिए एक शख्सियत आई है पाकिस्तान के बाहर से। और दुनिया में बड़ा नाम है, लोग एक्सेंट के गाने बड़े सुनते हैं। एक्सेंट इज अ बैंड बेसिकली, बड़ा पॉप गुलकारी की दुनिया का एक मशहूर तरीन बैंड है एक्सेंट। और उसकी जो लीड गुलकार है एड्रियन सीना, वो आए हैं पाकिस्तान। और सीना तान के आ गए वो पाकिस्तान के। देखो पाकिस्तान को सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बिल्कुल सिक्योरिटी का मसला नहीं है। और वो बेसिकली ताल्लुक रोमानिया से रखते हैं। अच्छा। और रोमानिया से ताल्लुक रखने वाले ये जो गुलकार हैं, नगमा निगार हैं, डीजे भी हैं ये। अच्छा। म्यूजिक प्ले भी करते हैं और म्यूजिक बनाते हैं। वो वाले वो जो कान में वो नहीं लगाया होता हेडफोन्स और वो कर रहे होते वो वाला, वो बिल्कुल वो काम भी ये करते हैं। तो एड्रियन ने सोशल मीडिया पर शेयर की है अपनी एक वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान में सयाहत को फरोग देने के लिए हुंजा की तरफ रवाना हैं। वेरी गुड जी। और अब वो जा रहे हैं हुंजा, तो जब वो वापस आएंगे तो फिर
उनसे मजीद जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ सैर की उन्होंने और उनकी मजीद वीडियोस भी आएंगे अपनी स्टोरी, बिल्कुल, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा, अब मुझे पता नहीं है ऐसा अंग्रेजी गानों का नाम, तो माइकल जैक्सन वाले जमाने वाले जो है, माइकल जैक्सन अंग्रेजी थे, लेकिन मतलब वो कौन से अब वालों का नहीं पता हमें, कौन से वो कहीं मिस्र में पैदा हुए थे। माइकल जैक्सन थोड़ा सुन लिया, थोड़ा बहुत जो है वो कोई विटनी ह्यूस्टन का वो मशहूर गाना था, या वो बैक स्ट्रीट बॉयज वगैरह, ये हम सुन लेते थे। बाकी तो अंग्रेजी गाने समझ में ही ना आए भाई हमें, तो पिंक फ्लॉयड वगैरह ये भी एक था, तो वो थोड़ा बहुत सुन लेते थे। बड़ा मशहूर मैरून 5, शकीरा, मैडोना, अडेल। अडेल का तो ओपरा विंफ्री के पास एक बड़ा मजेदार एक इंटरव्यू भी आया है रिसेंटली। हाँ, वो देखने वाला है। वो बेसिकली बता रही है कि उनकी शादी क्यों खत्म हुई, या वो जो भी मसाइल जिंदगी के घिरे हैं कि उनके गाने पै दर पै फेल होते गए, वो हिट पॉप्स नहीं उनको मिले, तो वो उस पे बात कर रही है कि जिंदगी के फेलियर, शादी खत्म हो गई, गाने नहीं चल रहे, करियर इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंड, तो वो उस पे बात करी अपनी सारी फेलियर्स पे। बड़ी मजेदार इंटरव्यू। उनको बात है, कोई बात नहीं, मैं तो जानता नहीं, तो मुझे पता नहीं है अंग्रेजी गानों का इतना, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में डेंगू के मरीजों की तादाद 5270 से बढ़ गई है, जो 2015 के बाद सीजन में सबसे ज्यादा तादाद है। पहली खबर ये। दूसरी, अच्छा, केसेस में भी वहाँ पर इजाफा हो रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी की जब हम बात करते हैं तो फ़ज़ाई आलूदगी में भी हद से ज़्यादा इजाफा हुआ है, हद से ज़्यादा बढ़ गई है, और दिल्ली की जो हुकूमत है वो फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जैसे इकदाम के लिए तैयार हो गई है। एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया गया है। अच्छा। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दारुल हुकूमत दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की तशवीशनाक सतह पर पहुंचने के बाद तशवीश का इजहार करते हुए ये हुकाम को तजवीज़ दी है कि शहर को 2 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो शदीद सतह पर पहुंच गया है, जो एक्सट्रीम लेवल होता है उस पर पहुंच गया है, और शहर के तकरीबन हर इलाके में 400 से 500 तक जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है वहाँ पर, और फ़ज़ाई आलूदगी पर पाने के लिए, अब काबू पाने के लिए अब ये लॉकडाउन जैसे इकदाम के लिए अब ये लोग तैयार हो गए हैं, और बाकी जो पड़ोसी रियासतें हैं उसमें भी देखेंगे कि वो भाई किस तरीके से जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। और जाहिर है उनकी पोल्यूशन का असर हमारे लाहौर पे भी पड़ रहा है, हम भी देखते हैं। बिल्कुल, वो जाहिर है हमने कोई हवाई बॉर्डर तो नहीं बनाए हुए ना कि वो दीवारें खड़ी की हुई हैं, वहां से हवा नहीं पास हो सकती, तो वो हवा भी गुजरती है, इस तरफ भी आती है, उस तरफ भी जाती है। फसलों के जलने का इसमें बड़ा अमल दखल होता है, इसलिए इस चीज़ पर हुकूमत को सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन जो अभी तक एब्सेंट है, नजर नहीं आ रही। सख्ती से सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, सख्ती से सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। बुज़दार साहब क्या कर रहे हैं? मतलब अच्छा, लाहौर में भी ये कहा जा रहा है, आपने बल्कि गालिबन मुझे बताया था कि वहाँ पर कोई मसनूई बारिश का कोई सिलसिला करने की है, तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब चले, कल भी हमने इस पे बात की थी, आज रिपीटिशन हो जाएगी, वरना तो कुछ मेजर्स ले रहे हैं, बाकी ये कि और भी करने चाहिए, और भी करने चाहिए। बिल्कुल, अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर ये है कि अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो ये है कि जनूबी अफ्रीका की जो हुकूमत है उन्होंने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए आइंदा माह दिसंबर में जो इसराइल में होने वाले हैं मिस यूनिवर्स के मुकाबले, उनसे खुद को अलग कर लिए, और बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनसे विड्रॉ कर लिया है। और अच्छा, उन्होंने हुकूमती सतह पर विड्रॉ किया है बुनियादी तौर पर। जो खातून जो हिस्सा ले रही हैं, उन्होंने कहा भाई ये अपनी जिम्मेदारी पे ले रही हैं, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जाएंगी। हुकूमत ने ये स्टांस लिया है कि क्योंकि वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली मुजालिम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने, हुकूमत ने ये फैसला किया है। खातून खुद जो है वो तो जा रही हैं, लेकिन ये है कि वैसे ये भी कुछ अजीब सी बात है कि वो हुकूमत बाइकॉट कर रही है, जीती है ना वहाँ का मिस साउथ अफ्रीका का मुकाबला, तो हुकूमत ने कहा है कि ऑफिशियली हम एंट्री नहीं भेज रहे हैं अपनी, क्योंकि जो जिस तरह के ये जो फ़लस्तीनों पर मजालिम होते हैं तो उसकी वजह से हम ऑफिशियली इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस जगह पर हो रहा है वो जगह जो है उसके ऊपर इतने मजालिम होते रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो इस चीज़ में हम हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। और वो हुकूमत ये कह रही है कि भाई अगर हम इसमें हिस्सा लेंगे तो ये उन लोगों के साथ बड़ा गलत होगा कि जिनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। बिल्कुल सही है, उनके साथ बड़ा एक ये भी एक फर्दर जुल्म होगा कि आपको उनके मजालिम का एहसास है, और उसके बावजूद आप जो है इस तरह के मुकाबलों में उनको मजीद फर्दर जिसको कहते हैं कि सपोर्ट करने के लिए, या एक जालिम को आप किसी भी जगह पर सपोर्ट करेंगे तो उसकी सारी जो इतने भी मजालिम वो लोगों पे कर रहा है वो उनके लिए सपोर्ट समझ जाए। हाँ, आप बेसिकली वो समझेगा कि मुझे आप हर चीज़ में एंडोर्स कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ पे अगर आप उसको विड्रॉ करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि मेरी फलां गलती की वजह से शायद इन्होंने मुझसे बॉयकॉट किया। लेकिन वो इसराइल वाले जो है सबको पता है कितने क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करें कि टस से मस नहीं होते वो, क्योंकि जाहिर है दुनिया को एक पावर, दुनिया के सामने वो एक पावर के तौर पर मौजूद है, दुनिया उनसे डरती है, घबराती है। सिर्फ एक, अच्छा, पाकिस्तान और इसराइल का भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा जो है वो मामला है। एक ही मुल्क है दुनिया में जो कि मज़हब के नाम पर बना है पाकिस्तान के अलावा और वो है इसराइल। तो इसराइल भी मज़हब के नाम पर बना है, पाकिस्तान भी मज़हब के नाम पर बना है, ये दोनों हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बड़े लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान का मज़हब से क्या लेना देना, इसको सेकुलर कर दो।
तो उसको नहीं कहते इसराइल को कि सेकुलर कर दो। अच्छा, कर दो। क्यों भाई, अगर वो हो सकता है मजहब के नाम पर तो ये क्यों नहीं हो सकता? और एटॉमिक पावर भी जो है वो पाकिस्तान ही है एक, बिल्कुल। तो ये दूसरी चीज भी है। इसी वजह से वो साजिशों के बहुत सारे जो है वो जाल बुने जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जी। और फिर कुछ साजिशें हमने खुद भी अनफॉर्चुनेटली अपने खिलाफ कर दी हैं, जाने या अनजाने। क्या है ना, तो वो भी फिर एक सिलसिला है। तो अल्लाह हमारी मदद करे और हमारे मुल्क को सलामत रखे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं एक और जो ये मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप का, ICC T20 वर्ल्ड कप का, उसकी बड़ी मजेदार खबर आई है। वैसे उसकी जो वीडियो आ रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये कि वो वीडियो जो है वो दिखाएं जिसके अंदर जूतों में क्या हो रहा है, पीना पिलाना करके वो जश्न मना रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। अब क्या पी रहे हैं, बूट, सबको पता है क्या पी रहे हैं, लेकिन ये देखें जूतों में नजर थोड़ी आ रहा है, पानी भी हो पता है क्या पी रहे हैं। इतने आंखें बंद ना करें। नहीं, ये जो पी रहे हैं, पीते हैं तो पिए, मेरा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वैसे में जूतों में पी रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये जो रिवायत है इसके हवाले से हमने बात करनी थी। तो ये रिवायत है क्या बाकायदा? ये रिवायत है, ये बेसिकली जर्मन ओरिजिन की एक रिवायत है। अच्छा। और इसको कहते हैं शोई, SHOE शू और वाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे इसी तरह का ही मामला है। इसको कहते हैं डूइंग अ शोई। तो ये शोई जो है ये बुनियादी तौर पर जो है वो इस तरीके से लोग ज़ाहिर है जब लोगों ने ये देखी वीडियो तो लोगों ने पूछा कि भाई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने जूतों में ये क्यों नोश किया मशरूब। तो T20 वर्ल्ड कप में फतह के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की ये ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाने की वीडियो वायरल हुई। अब इस वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को एकतरफा मुकाबले के बाद बासानी शिकस्त दी थी और पहली बार वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया था। तो ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाने की उनकी ये वीडियो ICC की जानिब से शेयर की गई और इंतहाई खुश विकेट कीपर हैं जी इनके मैथ्यू वीड, उन्होंने अपना जूता उतारा, उसमें वो डालकर पी गए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये कामयाबी का जश्न मनाने का एक ख़ास तरीका है और जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। जश्न मनाने के इस तरीके को जैसे मैंने बताया डूइंग अ शोई कहा जाता है। और डूइंग अ शोई जो है इसके तरीके को ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ड्राइवर जो थे डैनियल रिकार्डो, उन्होंने दुनिया भर में मशहूर किया था। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही ये मकबूल था और 2016 में जर्मन ग्रां प्री जो रेस थी उसमें फतह के बाद डैनियल ने पहली बार पोडियम पे खड़े होकर जूते में पी ली थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं आती भाई, सब कुछ ही होता है, लेकिन बस ये इनकी अजीब अजीब गरीब रिवायतें हैं। डेवलप्ड नेशंस की ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं उनकी अजीब गरीब बातें होती हैं। फिर उसके बाद खैर जब उन्होंने डैनियल ने ये काम किया तो दुनिया की तवज्जो इस पर मबजूल हुई। अच्छा, और सही है। और तब से फिर एक ये खुशकिस्मती का बायस समझा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो यहाँ पर ये सारे मर्द थे मगर ये खवातीन के जूते से पीना जो है वो उनकी रिस्पेक्ट समझा जाता है वहाँ पर। इस तरह की भी रिवायतें हैं भाई, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बस छोड़ें आप, मैंने कहा जरा एक्सप्लेनेशन दे दूं, लेकिन ये ओरिजिन जर्मन है कि खवातीन के जूतों से मर्द पीते हुए वो तो बहुत खुश होंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हमारे सारे हुकूक हमें मिल गए। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, अब ये ना हो कि मेरे पीछे पड़ जाएं। अभी हमें पता है कि कौन से हुकूक खवातीन को मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते, हम उनके साथ आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वैसे ऑन अ लाइटर नोट ये था कि जो हकूक नहीं देते उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ खड़े। बिल्कुल सही बात है, हकूक के लिए बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली यस। उसमें तालीम इज नंबर 1। मतलब हमेशा मेरी ये होती है कि लड़कियों को तालीम मिले और तालीम मिले ताकि वो इस तरह की चीजों से दूर रहे लोग। और बेसिकली तालीम ना देने का जवाब जो है वो तब पैदा होता है जब वो लोग ये कहते हैं कि ये तालीम ले लेगी तो हमारे आगे खड़ी हो जाएगी। खड़ी नहीं हो जाएगी वो, कोई उसका दिमाग चलेगा, कोई आपसे वो बात कर सकेगी, आप उससे बात कर सकेंगे, एक अच्छी खासी डिबेट होगी चीजों पर और फिर दोनों एक दूसरे को समझें। तालीम आपको एम्पावर भी करती है और तालीम आपको शऊर भी दिलाती है। इसलिए कहा गया है कि तालीम एम्पावरमेंट तो इल्म में है। जी बिल्कुल। और हमारा रिलीजन हमेशा ये कहता है कि इल्म हासिल करना है जरूरी है। तो तालीम नहीं होगी तो फिर जहालत होगी और जब जहालत होगी तो फिर ये चीजें होंगी कि भाई तालीम क्यों हासिल कर, ये जहालत है बेसिकली। बिल्कुल। तो नाज़रीन हम एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। लाहौर के एक स्कूल में असातिज़ा के तशद्दुद से एक तालिब इल्म जाँ बहक हो गया है। उस तालिब इल्म के वालिद ने अब उन असातिज़ा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। ये जो मामला है कॉर्पोरल पनिशमेंट का कि असातिज़ा जब बच्चों पर तशद्दुद करते हैं तो उस वक्त वो ये नहीं सोच रहे होते कि हमारा तशद्दुद किस हद तक जा रहा है। वैसे तो ज़ाहिर है तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने के लिए हमारे यहाँ पर ये जो तशद्दुद वाला तरीका है ये बिल्कुल खुलेआम राइज है और बहुत सारी जगहों पर तो इसे इनकरेज भी किया जाता है, लेकिन फिर इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। हमारे साथ तलहा सईद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं, इस वाक़े की तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। तलहा ये बताइए इस वाक़े की क्या तफसीलात है?
जी बिल्कुल अवैस, ये बदामी बाग के इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया है। थाना बदामी बाग की हदूद है जहाँ पर 11 तारीख को ये वाक़या पेश आता है कि एक बच्चे के वालिद के अंदर जो दर्ज किए जाने वाला मुकदमा है उसके मुताबिक हमजा नामी बच्चा इस मदरसे के अंदर तालिब इल्म था और दरस निज़ामी पढ़ रहा था। ये बच्चा हाफ़िज़ कुरान भी था और हाफ़िज़ कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के बाद जो है वो दरस निज़ामी की तालीमात जो है वो इस मदरसे से ले रहा था। और इस बच्चे की वालिद की मुद्दत में जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक कहा यह गया है कि कारी माजिद और उसके दो साथी जो हैं वो इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद करते रहे और ये बच्चे का वालिद जब खाना देने के लिए बच्चे को मदरसे में गया तो इसने वहाँ पर इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद होता हुआ देखा, जिसके बाद इसने इन तीनों उस्ताज़ा से बच्चे को छुड़वाया और बच्चे को छुड़वाने के बाद जो है वो जैसे ही इसको छुड़वाया तो ये ज़ख्मों की वजह से वहीं पर मौके के ऊपर बेहोश हो गया, जिसके बाद इसे मजंग के एक निजी अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया जहाँ पर कुछ अर्सा ये वहाँ पर ज़ेर इलाज रहा। 2 दिन के बाद इसको रेफ़र कर दिया गया मेयो अस्पताल, लेकिन मेयो अस्पताल के अंदर बच्चा जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ की बाजी हार गया। जबकि पुलिस के हवाले से इस हवाले से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस सारे के मामले का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो कारी माजिद है उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 2 नामालूम उस्ताज़ा जिनका इस मुकदमे के अंदर जिक्र किया गया है उनकी तलाश भी जो है वो जारी है। जबकि दूसरी जानिब जो मरकजी मुल्ज़िम है वो पुलिस ने अपने पास गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन इस वाक़े के अंदर अभी जो कानूनी पेशरफ्त है उसके अंदर ये कि इस बच्चे के जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है और पुलिस का जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जिसको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो पहले भिजवाया जाता है और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से अप्रूव होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए दोबारा से दी जाती है। अभी दोबारा जिस टाइम पर वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है इस मामले के ऊपर मजीद कानूनी पेशरफ्त होगी। जी सही है। और इस बच्चे की उम्र क्या बताई आपने? इस बच्चे की उम्र 14 साल बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक जो है ये बच्चा हाफ़िज़ कुरान था, इसने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था और इसी मदरसे के अंदर ये दरस निज़ामी के साल अव्वल के अंदर जो है वो तालीमात हासिल कर रहा था। सही है। अच्छा, अब तला ये भी बताइएगा कि 2019 में भी लाहौर ही में एक स्कूल में बच्चे पर तशद्दुद किया गया था क्योंकि उसने असाइनमेंट नहीं कंप्लीट की थी मुबैना तौर पर और टीचर जो था उसमें मुलविस था, उसमें भी कार्रवाई हुई थी। जस्टिस फॉर हुनैन के हैशटैग्स चले थे, वजीरों ने बड़ी ट्वीट्स की थी, शीरी मजारी साहिबा ने, हमाद अजहर साहब ने कि मैं फेटफ से वापस आऊंगा तो मैं पर्सनली इसको देखूंगा। उस केस का कुछ हुआ या टीचर खुलेआम फिर रहा है? फेटफ से तो आ गए लेकिन कुछ हुआ केस का या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस तरह के माजी के केसेस की बात की जाए तो माजी के जिस केस का आपने जिक्र किया उसके साथ ही साथ अब से सिर्फ 6 माह कबल ही एक और मदरसे के अंदर भी इसी तरह से तशद्दुद का एक वाक़या सामने आया था। इसी तरह से एक बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए एक मदरसे में जाता था जहाँ पे उस्ताद ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। लेकिन हमारे कानून के अंदर बहुत सी जगह के ऊपर ऐसा होता है कि तफ्तीशी टीम की जानिब से जो केस पेश किया जाता है अदालत के अंदर तो प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी कमज़ोर होती है और इतने कमज़ोर जो है वो दलाइल दिए जाते हैं या जो तफ्तीश का म्यार होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मुल्ज़मान को उसका फ़ायदा होता है और मुल्ज़मान जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो अदालत से रिलीफ लेकर जो है वो राह फरार जो है वो इख्तियार करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं और अदालत से उनको जो है वो रिलीफ दे दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि पुलिस की जानिब से तफ्तीश के अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए जाते। माजी के अंदर भी ये देखा गया और अभी भी जब हमारी इस केस के बाद भी मुख्तलिफ एजुकेशन सेक्टर के लोगों से बात हुई, मुख्तलिफ NGO से बात हुई तो उनका यही कहना था कि पुलिस को अपना जो केस है वो ऐसा स्ट्रॉन्ग करके पेश करना चाहिए कि इस ऐसे केसेस के जो मुल्ज़मान हैं वो ऐसे वाक़े के बाद बच ना सकें बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि एक एग्जांपल सेट हो और दोबारा। कहां है उनके साथ कुछ हुआ? सॉरी अवैस, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, वाक़या था उसके हवाले से कुछ बता सकते हैं कि उस बच्चे के जो तशद्दुद करने वाले असातिज़ा थे क्या वो पकड़े गए, क्या उनको कोई सज़ा हुई या नहीं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ इस 6 माह पहले वाले वाक़े का जिसका मैंने जिक्र किया, इसके जो मुल्ज़िमान थे, जो मुल्ज़िम था इस वाक़े का भी, उसको भी पहले पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार तो किया लेकिन उसको जो है वो एक मामूली सज़ा दी कि जिसके बाद उस बच्चे को जो है वो छोड़ दिया गया और बच्चा जो है वो उसके बाद इस वाक़े के बाद जो है वो वहाँ से जो है वो एक और मदरसे के अंदर जो है उसका दाखिला करवा दिया गया। और इस सारे के सारे वाक़े के अंदर पुलिस की जानिब से जो है वो कहा यह जा रहा है कि जो तफ्तीश है, तफ्तीशी टीम्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि दोबारा जो है वो ऐसे वाक़यात के अंदर जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उस वाक़े के अंदर जो है वो केस को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया जाए कि जो जितने भी जो उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो दोबारा से छूट ना पाएं।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तलहा, आपने वक्त निकाला और केस को तैयार करने की तो आप बात कर रहे थे, लेकिन एक बच्चे को स्कूल में पूरी क्लास के सामने अगर किसी ने मारा है और इतना मारा है कि वो वहां पर मर ही गया है, तो उस केस को मजीद तैयार करने की क्या जरूरत है? ये तो अंधे को भी नजर आ जाएगा कि उसको मारा किस बात पे। जाहिर है बच्चा तो तशद्दुद नहीं कर रहा था टीचर पे, ना टीचर तशद्दुद कर रहा था क्योंकि उसने असाइनमेंट नहीं की थी। साफ साफ सीधा 302 का केस है, करें और अंदर करें। मतलब ये कौन सा केस है कि केस ही बनाने नहीं आते इधर हमारी पुलिस को? तो फिर छुट्टी दे दो, मुझे ट्रेनिंग के लिए हायर कर दो, मैं बताती हूँ। मैं 4 नेटफ्लिक्स के सीरीज देख के आपको बता दूंगी कि केस कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको सिखा दूंगी अगर आप नहीं कर सकते काम तो इसी तरह बच्चे मरते रहेंगे, टीचरों के हाथों मरते रहेंगे, कहीं वो जो है वो मतलब वो वायलेट होते रहेंगे, कहीं जिनसी तौर पर, कहीं वो मारे जाएंगे। लेकिन ये है कि कोई इस मुल्क में कुछ होगा नहीं, कम से कम ये तो मुझे पता है। इस पूरे वाक़े पर और इस पूरे निज़ाम पर, इस वाक़े पर शीरी मज़ारी साहिबा की क्योंकि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है तो एक और ट्वीट भी आएगी, हो सकता है अभी तक आ गई हो, तो वो ट्वीट दिखाने का भी क्या फ़ायदा? आप ट्वीट्स ना करें, मतलब मैडम आपकी तो बेटी वकील है, उसको कहें कि इसका केस लड़े और जाके इसको सज़ा दिलवाए। तो ये हमारे वजीरों की ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स आ जाती है, ट्वीट से काम नहीं चलते, मुल्क चलाने के लिए अमली काम करने होते हैं, तो आप ट्वीट्स ना करें, ट्वीट्स आर नॉट नीडेड हियर। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। फैसला साजी में हुकूमत की मुश्किलात कुछ कम होने लगी हैं। इंतखाबी इस्लाहात समेत जो मुख्तलिफ अहम मामलात थे उन पर कानून साजी के लिए हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो तैयार हो गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब। उनसे हम बात करते हैं कि काफ लीग के जो इख्तिलाफात थे वो क्या थे और क्या वो मुकम्मल तौर पर दूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो कल जो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ है और लेजिस्लेशन पर सपोर्ट करेंगे, ऐसा ही है सर? देखिए, उस ऐलान का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि रात गए मुझे चौधरी परवेज अली साहब जो हमारे सदर हैं और सीनियर हमारी क़यादत है, उनकी तरफ से इत्तला मिली कि हुकूमत के साथ मामला तय पा गए हैं और हम लेजिस्लेशन में उनका साथ देंगे। तो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो देखें, ये अब के नहीं, पुराने 3 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि जो मुआदा हमारा बुनियादी तौर पे पीटीआई के साथ था उसके ऊपर अमल दरामद की जाए। वो अमल दरामद इस बात पे है कि डे टू डे इश्यूज जो हैं उनके ऊपर तसलसल के साथ मुशावरत होनी चाहिए और मुशावरत के बाद जो फैसले हों उनके ऊपर अमल दरामद हुकूमत पर पाबंदी होगी। ये इब्तदाई तौर पे पहली शिक हमारे मुआदे की ये थी। दूसरा मुआदे की शिक ये थी कि जो पॉलिसी मेकिंग होगी, यानी जो पॉलिसियां हुकूमत बनाएगी उसके अंदर हमारी इनपुट शामिल होगी, यानी हमारी मुशावरत से वो पॉलिसियां बनाई जाएंगी। और जाहिर है कि हम समझते हैं कि सीनियर क़यादत है हमारी और वो क़यादत है जिसने डिलीवर किया है और अवामी फलाह के ऐसे कामयाब मंसूबे बनाए हैं कि जो गली गली लोग उनको याद करते हैं। तो ये जो मामलात हैं, यानी महंगाई है, बड़ी शदीद महंगाई है, वो इब्तदा में तो वो सिलसिला अभी शुरू हुआ था, लेकिन अब तो वो तकलीफ नहीं, आम आदमी के लिए अजियत बन चुकी है। तो सर ये फिर हुकूमत वाले कुछ आप लोगों से पूछते तो है नहीं, ये तो आप लोगों ने बता दिया, तो ये किससे पूछते थे? अल्लाह जानता जी, हमें तो ये इस बात के इनका तरीकाकार क्या है समझ नहीं आती, क्योंकि इनके अपने जो लोग हैं वो भी ये शिकायत करते हैं कि कोई पॉलिसी मुशावरत से नहीं बनाई जाती। तो अल्लाह जानता है कि इनका क्या तरीकाकार है। तो अब ये मान गए मुकम्मल तौर पे? देखिए, अगर मशवरा करें, ये एक रवायत है कि मुसीबत के वक्त दीवारों से भी मशवरा करना चाहिए। तो मशवरा सर किससे और करें? मतलब आप लोगों से तो मशवरा करते हैं क्योंकि आप लोगों के मेंबर्स काबीना में भी शामिल हैं, तो जाहिर है वहां पर भी बात होती होगी इजलासों में। जीडीए के मेंबरान भी, फहमीदा मिर्जा साहिबा भी काबीना में शामिल हैं, तो सारी पार्टियों के इत्तेहादी जमातों के मेंबरान तो काबीना में मौजूद हैं, और किससे मशवरा करना है? यही बात तो काबिल जिक्र है कि इत्तेहादी होने के बावजूद और काबीना के अंदर
बैठने के बावजूद हमारी राय पर तवज्जो नहीं दी जाती। उसको इस तरह लिया जाता है कि शायद ये मशवरा या ये सब कुछ जो है ये गैर जरूरी है, करना वही है जो उन्होंने तय कर लिया होता है। यानी अगर कोई चीज तय करके किसी जगह पे अपना बात की जाए तो उसका मतलब ये होता है कि कबल अज़ वक्त आपको जवाब दे दिया गया है कि मामला तय, हमने ये करना है। आपकी राय जो है उसकी अहमियत कहाँ चली जाती है? तो इसका मतलब यह है कि कल जो इजलास होगा, मुश्तरका इजलास, उसके अंदर जो बिल्स पास करने हैं हुकूमत ने वो पास हो जाएंगे, कोई खतरा नहीं है? जी, जिन बिलों के ऊपर हमारे साथ इनका हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो जब पेश होंगे तो उसके ऊपर हम बावजूद इसके कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात फिलफौर ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन हम इनका पार्लियामेंट के अंदर साथ देंगे और कानून साजी में हम इनके मावन बनेंगे। सही है, ठीक है। और कामिल साहब, आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज़ आप बता सकते हैं कि जिसमें हुकूमत ने आप लोगों से मुशावरत तो की हो लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, मतलब वो बात रह गई है कि किया नहीं है इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने, कोई ऐसा भी पॉइंट है? देखें, ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वो है जिनके ऊपर हमारे से सिरे से मशवरा किया ही नहीं गया। तो कल चूंकि कोई ब्रीफिंग शरीफिंग दी है तो उसके ऊपर इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कि ये जो ई वोटिंग है उसमें धांधली का इम्कान ना हो और जो मैकेनिज्म है वो फेयर एंड फ्री चले, इसकी यकीन दहानी पर कि ऐसा होगा हमने इनका साथ देने का फैसला किया। ठीक है जी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी आप हुकूमत के इस वक्त साथ खड़े हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब क्योंकि हमारी क़यादत ने फैसला कर लिया है तो हम उसको मनोअन तस्लीम हमेशा करते हैं और इंशाअल्लाह यही हमारा वतीरा है और यही हमारा तरीकाकार है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, रोल जो है हमारे यहाँ सोसाइटी का वो बड़ा अहम होता है लोगों की ज़िंदगियाँ शेप करने में, और उसमें एक ऐसा तबका है हमारे माशरे में जिसकी ज़िंदगी शेप करने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। कुछ काम होता भी है लेकिन कहीं पर काम नहीं भी होता, और मैं बात कर रही हूँ यतीमों के हवाले से। ऑर्फनेजेस हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेंड नहीं है कि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्फनेजेस बनाए हों जहाँ पर उन लोगों की निगहदाश्त हो रही हो, उन लोगों को डेवलप किया जा रहा हो जिनके के वालिदैन दुनिया में मौजूद नहीं है, जो कि यतीम कहलाते हैं। यतीम लफ्ज़ कहने में भी हम बड़ा अजीब महसूस करते हैं, तकलीफ भी होती है। ज़ाहिर है किसी के माँ बाप दुनिया में ना हो और आप अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपको एहसास होना चाहिए कि किस तकलीफ से और किस कर्ब से वो शख्स या वो बच्चा गुजरता है, लेकिन उसके लिए फिर रियासत का काम जो है वो बहुत अहम हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 153 मिलियन बच्चे ऐसे हैं कि जो कि यतीम हैं, और पाकिस्तान में 46 लाख से ज़ायद यतीम बच्चे हैं, और मुख्तलिफ इदारे और लोग इन यतीम बच्चों की परवरिश का बेड़ा तो उठाते हैं, मगर इन यतीम खानों में बच्चों के क्या हालात हैं, सिंध में इस हवाले से क्या काम हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ राबिया असफर निज़ामी साहिबा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहिबा। वैस, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। राबिया साहिबा, बताइएगा कि जो यतीमों के हवाले से सिंध हुकूमत की तरफ से जो काम हो रहा है वो क्या है, उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि जो कि नहीं हो रही और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए? तो वैसे करीबन जब ये हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ था इलेक्शन के बाद 2018 में, जब हम आए थे सिंध में, और अपोजिशन की पार्टी भी और गवर्नमेंट साइड से भी, तो जॉइंटली एक बेसिकली स्ट्रक्चरली लेजिस्लेटिवली आप कह सकते हैं कानून कहता है कि सिंध ऑर्फनेज एंड सुपरविजन कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए। तो उसमें दोनों तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपोजिशन साइड से भी मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, और फिर कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं उसके अंदर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या अपोजिशन साइड से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ लोग हैं।
सो देयर इज़ अ कॉम्पोजिशन, जिसे आप कह सकते हैं कि एक कंट्रोल बोर्ड मौजूद है सिंध में, जो कि कानून 1976 के तहत फॉर्म किया गया, और उसका मेन काम ये है कि सुपरविजन एंड कंट्रोल, जैसा कि नाम बता रहा है, कि हम एक ओवरसाइट बॉडी हैं कि जितने भी सूबे के अंदर ऑर्फनेजेस मौजूद हैं उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करना, उनकी जो कानून के अंदर जो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव से उनको बेसिकली चेक एंड बैलेंस रखना। तो ये एक फॉर्म किया गया। अनफॉर्चुनेटली शुरू में साल में आप समझें कि 2 मीटिंग्स हुई, उसके बाद किसी वजह से बहुत सारी वजूहात की बिना पर कोई 2 साल इसकी कोई भी बोर्ड की मीटिंग्स नहीं हो सकी। अब अल्लाह करके फाइनली सिंध हुकूमत ने सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर अपॉइंट किया है डेडिकेटेडली, वो इस बोर्ड के चेयर हैं, और अब दोबारा से मीटिंग्स बहाल हुई हैं। तो हमने अपना किरदार जो अदा करना चाहिए इन ऑर्फनेजेस की मॉनिटरिंग के लिए, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। यानी कि हम अभी ये कह सकते हैं कि जो किरदार अदा करना था वो अब शुरू हुआ है या अब शुरू होगा। पिछले गुज़िश्ता जो 3 साल थे उसके अंदर किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं हुआ। जी, तो ये 3 साल में बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि देखें एक तो कानून जब से बना था, जी, जब से ये कानून बना उसके बाद से कोई सुपरविजन एंड कंट्रोल बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। ये कोई पिछले 3 साल बना और उसने भी कंसिस्टेंटली काम नहीं किया। बारहा हमारे रिमाइंडर्स के मैं काफ़ी पुश करती थी एज एन इंडिपेंडेंट, आप कह लें कि एक इंडिविजुअल कितना पुश कर सकता है 12-13 मेंबर्स की कमेटी के अंदर, बट फाइनली ऑब्वियसली कुछ हमें लीगल राउट्स लेने पड़े, उसके बेसिस के ऊपर अब ये ऑर्फनेज बोर्ड जो है वो बहाल हो चुका है। अब ये ऑर्फनेज बोर्ड क्या काम करेगा और मजीद इसके जो हवाले से जो हमने गुफ्तगू करनी है वो हम एक छोटे से वक्फे की बात करते हैं। वक्फे के बाद इसी मौजू पर नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। राबिया असफर निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की एमपी हैं सिंध से, और बात हो रही है ऑर्फनेजेस के हवाले से, यानी कि यतीम खानों के हवाले से, उनकी यतीमों की फलाह बहबूद के हवाले से। राबिया साहिबा, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि पहले तो आपने बताया कि वो बॉडी जो है वो अब जो है तश्कील हुई है उसकी, और जब से कानून बना था तब से कुछ नहीं हो रहा था, आपने इंडिविजुअली जो कोशिशें की उसके बाद अब ये जो है पेशरफ्त हुई है। उस बॉडी का अब काम क्या होगा? देखिए, बॉडी फॉर्म हो गई थी 2018 में, लेकिन मीटिंग्स नहीं करते थे। जस्ट वांट टू बेसिकली करेक्ट द पर्सपेक्टिव। लेकिन अनाउंस हो गया बोर्ड, लेकिन वो फंक्शन ही नहीं करता था, कभी कोई चेयर गायब, कभी कोई चेयर गायब। नाउ जब कि अब वो बॉडी फॉर्म हो चुकी है तो उसके देखें की जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये कि सबसे पहले जो सिंध भर के अंदर जितने ऑर्फनेजेस या यतीम खाने ऑपरेट कर रहे हैं, कानून के तहत उनको बेसिकली रजिस्टर होना ज़रूरी है। यानी उनके पास ऑर्फनेज का लाइसेंस होना ज़रूरी है कि वो उस लाइसेंस को रखते हों, और उसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने लाइसेंस उनको मिला है तो उनको कंप्लायंस करनी है जो कि कानून कहता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो रजिस्ट्रेशन का है कि जितने आपके पास बच्चे हैं ऑर्फनेज के अंदर, उन सब का नादरा के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। यानी नादरा के कवायफ या उनके जो भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये बच्चों ने 18 साल के बाद इनको ऑर्फनेज से बाहर आना होता है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट होना होता है। तो अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ये किसी भी किस्म का सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर अपने आप को इनरोल नहीं कर सकेंगे, तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इनको इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट बनाना है तो उनको नादरा से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो ये कि आप जो डोनेशंस लेते हैं दुनिया भर से और मुल्क के अंदर से भी जो डोनर्स आपको डोनेशंस देते हैं उसकी ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। हर 6 महीने पे हम कहते हैं कि जी आप अपनी फाइनेंशियल बुक्स का जो है वो ऑडिट करवाइए, और बोर्ड जो है वो आपसे आपकी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उसका रिव्यू का डिमांड कर सकता है, मांग सकता है कि जी आप अपनी कंप्लायंस शो करिए कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो लग कहाँ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये
कि बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंप्लायंस चेक करे कि ये जो बच्चे यहाँ पर आपने ऑर्फनेज में इनरोल हुए हैं ये फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकते हों। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी हम तो उनको अपने ही ऑर्फनेज के अंदर 2 किताबें पढ़ा देते हैं, बिकॉज इन्होंने बाद में जाके सोसाइटी का पार्ट बनना है। अगर आप इनको फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट नहीं देंगे या अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो बाद में ये कहाँ जाएंगे, किस तरह से अपना रोल एक पॉजिटिव रोल सोसाइटी के अंदर प्ले कर सकेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगी वो ये कि ये ऑर्फनेजेस मजाज नहीं है किसी भी तरीके से कि ये अडॉप्शन के ऊपर बच्चों को दे सकें। अच्छा, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस एस्पेक्ट से रिलेटेड है। इसीलिए हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि जी इन तमाम ऑर्फनेजेस को अपने आप को रजिस्टर करना है, लाइसेंस तो रबिया साहिबा इस वक्त सिंध में बच्चों को बेसिकली रजिस्टर करना है। इस वक्त सिंध में कुल कितने यतीम खाने हैं और उसमें से रजिस्टर्ड जो यतीम खाने हैं उनकी तादाद कितनी होगी? सो वैस करीबन कोई हमने 2 साल पहले सर्वे कंडक्ट किया था तो करीबन कोई 47-45 के करीब ऑर्फनेजेस सरफेस के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक जो किया गया सोशल वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से या ऑर्फनेज बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, उससे लगा कि कोई 47 के करीब हैं। इसमें पिछले 1 साल के अंदर या आप कह लें प्रैक्टिकली 2 साल से हम चेस कर रहे थे, तो लास्ट कोई 1 साल के अंदर कोई 30 के करीब ऐसे ऑर्फनेजेस हैं जिन्होंने अपने आप को आप कह लें कि 7 ऐसे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, इसलिए उनको माइनस कर दीजिए। 27 ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। अभी भी कुछ ऐसे हैं, कोई 7 से 8 ऐसे ऑर्फनेजेस हैं और बड़े बड़े नाम हैं उसके अंदर जो कि नॉन कंप्लाइंट हैं। मैं उनका नाम कोट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो सीरियस नॉन कंप्लाइंस के अंदर हैं। 2 साल से उनको हर तरह के नोटिस मिल रहे हैं बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ये प्रोग्रेस अच्छी है लाइसेंस के हवाले से। ये जो आप कह रहे हैं बड़े बड़े नाम हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं नोटिस को, उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है हमारे कानून में। मतलब यहाँ पर तो आम वतीरा तो वैसे हर एक का यहाँ पे यही है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाएं, लेकिन ये है कि वो इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई कोई हो सकती है, बंद किया जा सकता है, सील हो सकते हैं। जी बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। बोर्ड का सुपरविजन एंड कंट्रोल बोर्ड का फंक्शन ही है कि वो रिकमेंडेशन दे कि अगर कोई ऐसी बॉडी जो कि नॉन कंप्लाइंट है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो लास्ट मीटिंग में हमने बात की है, इन 7 केसेस को रिव्यू किया गया है और गवर्नमेंट ने हमें अश्योर किया है कि जी वो एक लास्ट यानी जो हमारे बोर्ड के ऊपर कुछ क्योंकि एडवोकेट्स भी मौजूद हैं, उनको तमाम तो डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी जो पास में इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है, ताकि फिर कोई हम फॉर्मल राउट ले सकें एक्शन के लिए। बिकॉज इस तरह नहीं हो सकता कि आप 500 बच्चा या 600 बच्चा जो है वो अपने प्रोफाइल पे दिखा के डोनेशंस लेते रहें, लेकिन ना आप उनको फॉर्मल एजुकेशन दें, ना आप नादरा से रजिस्टर कराएं, ना आप अपनी बुक्स को ऑडिट कराएं। तो ये एग्जैक्टली तो ये मेन मसाइल अगर हम आपसे पूछें, क्योंकि अब आप इस पर काम कर रही हैं, तो मेन मसाइल हमारे यहाँ पर यतीम खानों के हैं क्या और उनसे बच्चों को किस किस किस्म का नुकसान पहुँचता है? जो जितना सर्वे हमने किया ना उसमें शफा बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन है। कुछ इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनका क्वांटम बहुत कम है टोटल नंबर के अंदर, लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि बेसिकली कंप्लायंस नहीं करते। फॉर एग्जांपल हेल्थ की कंडीशन बच्चों की कोई अच्छी नहीं है। इसी तरीके से आप कह लें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं दी जाती, यानी उनका जो राइट टू एजुकेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आर्टिकल 25A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 16, हम उनको उससे हमने डिप्राइव किया हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जी आपने उनको किसी भी तरीके से मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बनाया। उनके नाम के बेसिस के ऊपर आप फंड ज़रूर लेते हैं, डोनेशंस लेते हैं, लेकिन वो पैसा उनके ऊपर आपको लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये और लास्ट चीज़ जो मैंने पहले भी कहा कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाली बात है ना, अडॉप्शन, यानी कि आप किसी भी सूरत में एक फॉर्मल अडॉप्शन, या हमारे पास वैसे भी सिंध के अंदर कानून मौजूद नहीं है अडॉप्शन का, तो हमारी रिकमेंडेशन बोर्ड में भी ये थी कि भैया आप इन ऑर्फनेजेस को बावर कराइए कि ये अपने ऑर्फनेज से किसी भी बच्चे को एग्जिट जब कराते हैं और कहते हैं कि जी हमने किसी को अडॉप्शन पे दिया है, तो वो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हमें पता था कि वो बच्चा गया कहाँ, किसने अडॉप्ट किया,
किन कागजात के बेसिस पे किया। तो चैलेंजेस इन बच्चों के लिए इटसेल्फ बहुत ज़्यादा हैं। और तो अब आप लोगों का आगे क्या इरादा है कि कैसे इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और ये कंप्लाइंट इन लोगों की, इन इदारों की यकीनी बनाएंगे? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या इसमें कोई कानून में भी तब्दीली की गुंजाइश है? क्योंकि वो जो कानून है वो भी बहुत पुराना कानून है। जी एब्सोल्युटली जी, 1976 का कानून है ये। बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसमें सीरियसली तब्दीली होने की ज़रूरत है। हमने एज बोर्ड मेंबर भी और एज लेजिस्लेटर भी मैंने इसके अमेंडमेंट्स सबमिट कराए हुए कोई 1.5-2 साल हो चुके हैं। होपफुली अब बोर्ड उसको टेकअप कर लेगा। लेकिन जो वे फॉरवर्ड की आपने बात की है ना, उसमें स्ट्रिक्टली हमने लास्ट मीटिंग के अंदर यही डिसाइड किया है कि जी हमें रेगुलर, क्योंकि कानून भी यही कहता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वंस द लाइसेंस इज़ इशूड, हर 15 दिन के बाद सोशल वेलफेयर की टीम को जाके उनको विज़िट करना है रैंडमली, और उनको एक्सेस मिलना चाहिए ऑर्फनेजेस से। जो इन चीज़ों को आपको एक्सेस डिनाई करें बोर्ड मेंबर्स को, या फिर वो कंप्लायंस ना कर रहे हों तो उनको वार्निंग इश्यूज़ हो और एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। एंड इफ़ दे डोंट कंप्लाई देन उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, या गवर्नमेंट को उन ऑर्फनेजेस को बेसिकली अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है ओवैस? ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये जो खैराती इदारे काम कर रहे हैं इनमें से कुछ अच्छे भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी दुरुस्तगी इस सुपरविजन एंड कंट्रोल बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव है। इनको बंद कर देना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये भी इदारे जो ऑपरेट करें सूबे के अंदर वो कोऑपरेट करें गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राबिया साहिबा, आपने वक्त निकाला, और अल्लाह करे कि हमारे यतीम खाने जो हैं वो बेहतर हों ताकि जिस मकसद के लिए वो बने हैं वो मकसद पूरा हो सके। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया में एक धमाका जो है वो कल हुआ था, जिसके बारे में डिटेल्स हम जानेंगे। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जनाब अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। अतर साहब ये बताएं कि ज़रा डिटेल्स तो दे दें इस धमाके की। ये हुआ कहाँ है, इलाका कौन सा था, क्या क्राउडेड था या कम पॉपुलेटेड एरिया था, कौन सा इलाका था? जी ये लिवरपूल एक बरतानिया का शहर है। वहाँ पे एक ख्वातीन का जच्चा बच्चा, जिसे आप कह सकते हैं हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी के अंदर ये धमाका हुआ और ये खुदकुश धमाका था। उस शख्स ने अपने जिस्म के ऊपर कोई धमाका खेज मवाद बांधा हुआ था और वो एक टैक्सी में सफ़र करके वहाँ पे उस एरिया के अंदर पहुँचा और वो उस वक्त टैक्सी के अंदर अकेला ही था जिस वक्त ये धमाका हुआ। टैक्सी ड्राइवर बाहर निकल गया और इस धमाके के अंदर सिर्फ उसी शख्स की हलाकत हुई है। यानी कि ये उस टैक्सी ड्राइवर की जो जहानत थी उसकी वजह से ये एक बड़ा नुकसान होने से बचा। जी बिल्कुल, टैक्सी ड्राइवर एकदम से बाहर निकल आया और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब वो बाहर निकला तो उसने गाड़ी लॉक कर दी। यकीनन वो उसी के कहने के ऊपर टैक्सी ड्राइवर उसको वहां पे लेके आया था, लेकिन अभी तक टैक्सी ड्राइवर का खुद बयान सामने नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट इसी हवाले से हो रही है चीजें। ठीक है, तो अतर साहब इस हवाले से अब वहाँ पर क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं? ये धमाका क्यों हुआ और क्या इट वाज जस्ट एन एक्ट ऑफ मेयर रेडिकलाइजेशन या डराने के लिए, या कोई और इसके पीछे मकासद थे? और कोई पता चल रहा है कि खुदकुश धमाका करने वाला शख्स कौन था या कहाँ से उसका ताल्लुक था? जी कल रात को पुलिस ने उसका नाम रिलीज किया है। वो एक असाइलम सीकर था, मशरक़ वुस्ता से, मिडल ईस्ट से उसका ताल्लुक था, लेकिन तकरीबन कुछ बरस कबल उसने अपना मजहब तब्दील किया था, उस इस्लाम को छोड़ के वो क्रिश्चियन बन गया था। और उसके हवाले से जो इतलात सामने आई हैं कि माजी के अंदर भी पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, इसलिए कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी ठीक नहीं थी और वो चाकू लेके कहीं और भी उसने जाके कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसको सैंक्शन किया गया। तो ये इतलात हैं अभी तक। इस चीज पे तो पुलिस सर्टन है कि ये एक दहशतगर्दी थी, क्योंकि जिस तरह का मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ, जो तरीकाकार अपनाया गया, लेकिन उसका मोटिव क्या था वो भी पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि ये शख्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका था 3-4 साल पहले, और अभी ये जो हॉस्पिटल है जहाँ पे इसने ख्वातीन के हॉस्पिटल को टारगेट करने की कोशिश की, एंड मुमकिन है कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो उन एरियाज को टारगेट करते हैं जहाँ पे अबॉर्शंस वगैरह होते हैं और इसमें अक्सर रेडिकल क्रिश्चियन ग्रुप शामिल होते हैं, या फिर ये शख्स जो है क्या पता इसकी जो मिडिल ईस्ट में दीगर दहशतगर्द ग्रुप हैं उनसे ताल्लुक था। तो अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई क्लियर तौर पे कि इसका मोटिव क्या था।
बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जब कोई छोटा सा वाकया भी होता है तो हमारी सोसाइटी के बारे में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इट इज़ एन अनसेफ सोसाइटी। ये एक ईमेल आती है जिसके बारे में कुछ नहीं पता होता, तो हमारे यहाँ पर टीमें जो हैं वो छोड़कर चले जाती हैं मुल्क कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या होने वाला है। तो क्या दुनिया इस वक्त ये कह सकती है कि ये जिस जगह पर धमाका हुआ है वो मुल्क भी जो है वो उतना ही अनसेफ बन जाता है इस वाकये के बाद? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और उसके साथ साथ देखें दुनिया भी जो हम पे इल्जाम लगाती है और हम जिस तरीके से कवर करते हैं। आप देखें इस धमाके को हुए ऑलमोस्ट 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई। किसी मीडिया ने उसका बिल्कुल तस्वीर भी शाया नहीं की जब तक ऑफिशियली हुकाम ने नहीं बताया कि ये स्टोरी है। तो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा यहाँ मीडिया ने किया वो भी एक देखने वाली चीज है, इसलिए कि जब कोई पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता छोटी सी बात हो तो हमारे ही मीडिया के दोस्त जिस तरीके से उसको उछालते हैं उससे फिर उन चीजों को फ्यूल मिलता है जो बाहर के मुल्क में या दुनिया जो तासुर बनाने की कोशिश करती है, उसमें मेरे और आप जैसे सहाफी भी अपना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल सही। हमारे वाले जो सहाफी हैं वो बहुत बड़े सहाफी हैं ना, हम क्या उनके सामने अदना सी मिसाल आपने दे दी। मतलब हम बरतानिया और आप बड़े बड़े सहाफती इदारों की आप बातें कर रहे हैं। हमारे तो सहाफी बहुत बड़े हैं, उन्होंने भरपूर किस्म का जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये सारे वाकयात रिपोर्ट करने होते हैं बिकॉज दे आर जस्ट रिपोर्टिंग, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द नैरेटिव सेट बाय वेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान और मुस्लिम्स। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, धमाके पर बात हो रही थी। ये धमाका ज़ाहिर है एक्सट्रीमिज्म की एक मिसाल है। हमने एक्सट्रीमिज्म पर कल भी बात करते हैं, ऐसा करते हैं कल हम थोड़ा सा इसकी कॉजेज और रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म बढ़ क्यों रहा है दुनिया में। इस हवाले से हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।